तो गुलाम साहब अब जो तर्क दे रहे हैं राजन सर वो ये दे रहे हैं कि पहली बात तो वो डेफिनेशन 45 लाख वाली, उसका वितर्क मैं आपको दूंगा। हाँ तो वहां अटक जाता है। अब वो 45 लाख वाली चीज आपको 80-85 लाख में मिलेगी, पहली चीज। दूसरा ये कह रहे हैं कि रोको आपको यहाँ पर, हाँ अगर जी, हाँ अगर इजाज़त हाँ दें। हाँ जी जी ये इस चीज़ का नरेटको के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमने रिपोर्ट लॉन्च की, जब अफोर्डेबल हाउसिंग की गुफ्तगू चल रही थी, तो हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब एमओ महुआ के भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे। और ये सवाल नरेटको के वीपी और किसी ने खड़ा किया इसी डेफिनेशन का, जिसका मैंने जवाब दिया कि ये तब्दील हो चुका है। आरबीआई हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है 63 लाख की यूनिट जैकअप हो चुका है। और इस चीज़ का ना तो कोई जिक्र करता है, ना किसी प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। इसको कम से कम 2 महीने हो चले हैं। और इस चीज़ पर वंस अगेन जब जैसे ही मैंने ये पॉइंट वहाँ रखा, तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद डेवलपर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये कहाँ से बता रहे हो, आपने कहाँ से लिया है। सेक्रेटरी साहब ने उसे कंफर्म किया है कि हाँ ये हो चुका है। आरबीआई हैज़ डिफाइंड रीडिफाइंड डेफिनेशंस, 63 लाख 45-63 पर आ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये कि किसी कारण सही नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का लोगों तक ना पहुंचना भी एक बड़ा महत्व रखता है। और उसी लैक ऑफ नॉलेज को रीज़न बनाकर एक लॉजिक खड़ा कर देना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि सरकार को ही ये कहते रहना कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार अपनी पूरा काम नहीं करी, सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यह हो सकता है, अगर आप ब्लेम देना चाहो सरकार को दे सकते हो कि उन्होंने इस चीज़ को आम नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। लेकिन ये गज़ट मौजूद है, 45 लाख हैज़ बीन जैक्ड अप टू 63 लाख, ये हो चुका है। उसके ऊपर बाकायदा गुफ्तगू नहीं हो रही है, बस उसे एक एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। सर क्या होता है, आज इन्होंने जो बोला आरबीआई ने 63 लाख किया, मुझे भी बताया, लेकिन आरबीआई ने जो 63 लाख किया ना, वो क्या होगा कि गुलाम जिया को रिपोर्ट के लिए बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूं जब तक वो जीएसटी में ये लोग नहीं निकाले, न तो आम आदमी को बेनिफिट होगा, न डेवलपर को बेनिफिट होगा। अगर आप कर रहे हो, इन्होंने क्या कहा कि सरकार ने खाना बना के रखा है। सर खाना बना के रखा है, जब तक वो मेरे को नहीं खिलाए या जिस आदमी को नहीं खिलाए तो उस खाने का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिससे सब परिवर्तन आ रहा है, बाकी और भी सर आज क्या होता है कि जो लग्जरी वाला खरीदता है ना, उसको आप 10 करोड़ के 15 करोड़ करो, 20 करोड़ करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफोर्डेबल वाले को 50 का 55 हो जाए ना, वो मकान नहीं खरीद पाता है। क्योंकि क्या होता है, वो 50 लाख रुपया का जब मकान खरीदता है ना, वो घर के दागिने बिगिने सब बेचकर सब कुछ लेके आता है। उसके बाद उसको मालूम है कि भाई मेरे को तो यहाँ पर मेहनत करके, और वो अगली अपनी लाइफ की 15, 20, 25, 30 साल प्लेज करके आया हुआ रहता है। सेकेंड थिंग मैं आपको जो बताता हूँ कि इवन मतलब सर माफ़ी चाहता हूँ इसमें, ये जैसे आज आप बोलो, आज अगर आपने, क्योंकि थोड़ा इन्होंने आरबीआई का पॉइंट निकाला इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर आज अगर आप कोई एक फैक्ट्री लगाओ, आपको लैंड के लिए, लैंड के वैल्यू पे, उसके मशीनरी के वैल्यू पे, उसकी बिल्डिंग के वैल्यू पे, उसको वर्किंग कैपिटल पूरे का लोन मिलता है सर। और उसको कोई नहीं है, बस उसकी, और माफ़ी चाहता हूँ, और जब वो मशीन फैक्ट्री 10, 15, 20 साल में नहीं चलती है, इंसिल्टी में जाती है, यही लैंड बेचकर वो सारे बैंक अपने पैसे इकट्ठे करते। ये एक तरफा हो गया। आज दूसरे यहाँ पर हम रियल एस्टेट में उसी लैंड पर हम फैक्ट्री के जगह मकान बना रहे हैं। सर हमको तो लैंड वैल्यू पकड़ी ही नहीं जाती है, कंस्ट्रक्शन में भी हमको पैसे लगाना चाहते। मतलब हमने ये आरबीआई को बोल बोल के थक गए कि सर आज रेरा आकर 8 साल हो गए, 8 साल। उसके बावजूद भी आग, अगर जैसे पहले बिल्डर लोगों को, मैंने पहले भी कितने ही टाइम सोचा था कि हमारे को देखते हो तो इनका नजरिया दूसरा होता है, ये दूसरा नजरिया बदलकर आज हम लोग नेशन बिल्डिंग में। ये सवाल अब मैं लगातार थोड़ा उठाने लग गया हूं इस कार्यक्रम में। इस नजरिए की जो आप बात कर रहे हैं, आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी, ये नजरिया आया कहां से सर? क्या कभी पास में इतनी ज्यादा चोरी चकारी हो गई या इतना गलत काम हो गया कि वो नजरिया चिपक सा गया रियल एस्टेट के ऊपर? सर क्या था कि रियल एस्टेट है ना, ये आम आदमी नहीं कर सकता है। मैं आपको माफी चाहता हूं, अगर होता ना तो सारे कॉर्पोरेट इसी लाइन में होते। आप यहां पर देखो, आज भी अगर कॉर्पोरेट है, सर कॉर्पोरेट कैसा है मैं बताता हूं। कॉर्पोरेट ने क्या किया है कि जो लोकल उसका पार्टनर है ही है वहां पर, उसके सिवा कोई कॉर्पोरेट नहीं है। कॉर्पोरेट ने 2 ही चीज की है, एक फाइनेंस और मार्केटिंग, जिसमें आज कॉर्पोरेट एक्सपर्ट है। आज कंस्ट्रक्शन तो क्या, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी है सर। अब ये बहुत ईजी हो गया है। जो भी डेवलपर आया, पहले सर हमको अर्बन लैंड सीलिंग होता था, एनए होता था,
इतनी परमिशन लेनी पड़ती थी, आप थक जाओगे। बीएमसी में एक अप्रूवल लाने के टाइम पे हमको 50 से ऊपर परमिशन एनओसी लानी पड़ती है, जिसमें बोलते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट जा जाकर आप लेके आओ। ये कोई भी आम आदमी, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, एक चीज। दूसरा, रिस्क एपेटाइट भी होना चाहिए। तो फिर क्या माने कि जो लोग रियल एस्टेट करते हैं, या तो उनका शौक होता है गुलाम साहब, या उनको रिस्क लेने में मजा आता है। मतलब अगर यहाँ बिजनेस सेंस नहीं बनता, जो सर की बात को मैं पकड़ूं, तो फिर इतने लोग क्यों हैं उसके अंदर? और तो कॉर्पोरेट्स भी उतर गए। सर कह रहे हैं कि वो जॉइंट वेंचर्स हैं, बट स्टिल। अब इस पर मैं, चूंकि शुरुआत आपने की है, अब मैं इस पर आपसे माफ़ी मांग के कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ। यस सर। कि आप ये देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है कि जितने डेवलपर्स हैं वो कितने टेक्निकली क्वालिफाइड हैं टू बी अ डेवलपर। बड़ा सवाल है। आप जानते हो, डेवलपमेंट जब आप मकान बना रहे हो तो सबसे पहला तसव्वुर ख़रीदार के जहन में क्या आना चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ कपड़ा ख़रीदने जा रहे हो तो आपको ये तो आप सोचेंगे कि टेलर हो सकता है या बुनाई का काम जानता होगा, राइट? अब बताएं, अगर टेक्निकली रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखता है, वो पहला सवाल आपके जहन में क्या आना चाहिए कि बंदा इंजीनियर तो हो। आप मुझे बताएं कितने इंजीनियर है डेवलपर्स? टेक्निकल क्वालिफिकेशन सबसे पहले डज नॉट रिगार्ड, उसके कोई रिगार्ड ही नहीं है। अब आप क्यों, कैसे डेवलपर बनते हो? सवाल यही है कि हमने ये पूछा भी लोगों से कि भाई डेवलपर बनने के लिए आसानियां फराहम कीजिए। जो 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 बाउंड्री कंडीशंस आपने बना रखी हैं, एंट्री बैरियर्स बना रखे हो, उसको गिराइए। पर उसे ना गिराना, जो सारी चीज़ें, जो तर्क हमारे दोस्त कह रहे हैं, राजन जी कह रहे हैं, मैं उसी पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि ये क्यों खड़े हैं ये सारे बैरियर्स, किसने खड़े किए हैं ये बैरियर्स? कि ये कहना कि कोई शख्स जाके परमिशंस नहीं ले सकता। अरे भाई, हमारा मुल्क डेमोक्रेसी है। क्या मैं डेवलपमेंट ऑफिस में जाके अप्रूवल्स मेरे मकान के लिए नहीं ले सकता? अगर सिर्फ ये टॉप के 8 शहरों में, और इस चीज़ का अगेन जिक्र करना बहुत यहाँ पर महत्व रखता है कि जो ओवरऑल भारत में मकान बन रहे हैं उसमें से शायद 10% मकान भी डेवलपर नहीं बना रहे, बाकी लोग बगैर अप्रूवल के बना रहे हैं। बड़ा सवाल है। तो अप्रूवल तो मिल रही है, लेकिन उसके सामने एक ऐसा तसव्वुर खड़ा किया गया है कि आप अप्रूवल नहीं ले सकते, आपको अप्रूवल लेने के लिए फलाना ढिमाका ये है, मसला ये है। हर प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट को ये कहते रहना कि भाई तुम्हारे कारण रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर इतने हाई हैं वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अगर हैं तो उसे गिराना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत? आज मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आज मुझे 30 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए, मैं बिल्डर क्यों नहीं बन पाया? या हो सकता है कि आप कह लो कि भाई मुझ में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की कमी है, मुमकिन है। लेकिन यही सवाल है कि आज हमारे मुल्क में जब लाखों सिविल इंजीनियर्स हैं, उसमें से कितने डेवलपर्स हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स बनना फिर भी आसान है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको केवल एक अच्छे इंजीनियर हो, आप टीम जुड़ा लो, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। डेवलपर बनना उतना ही कठिन है। और वो क्या माहौल है, क्या रीज़न है, अगर आप वो सोचें। और इस चीज़ को एक्सपांड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप समझें, चूंकि सवाल आज अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि जो 3 करोड़ मकानों का आज, जैसा आपने शुरू में समरी खड़ी कर दी, बता दी लोगों को कि अगले 5 साल में 3 करोड़ मकानों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शायद आप 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास मकान बना लोगे। प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तकरीबन 60-70 लाख ऐसी बना लेगा, फिर भी 1 करोड़ की मकानों की कमी है। ये कहाँ से बनेंगे? इसके लिए तो आपको, लाइक हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, सारे रिसोर्सेज। चूंकि ये मकान बनाना भी नेशन बिल्डिंग से कम नहीं है। नेशन बिल्डिंग के लेवल पर अगर आप उसे ला रहे हो तो आप उस एंट्री बैरियर को क्यों नहीं गिराना चाहते? आज भी आपने वो सारी चीज़ों को इतना बड़ा हवा बना के क्यों खड़ा किया है कि डेवलपर हो ही नहीं सकता? कॉर्पोरेट, अब मैं इस चीज़ पर आना चाहता हूं कि बात निकली कॉर्पोरेट डेवलपर्स नहीं है। आज आपके टॉप 3 डेवलपर्स में से एक नाम कम से कम कॉर्पोरेट डेवलपर का है, गोदरेज। कॉर्पोरेट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इस चीज़ का जो एक नैरेटिव तैयार किया गया है कि कॉर्पोरेट्स तो डेवलपर हो ही नहीं सकते, गलत है। कॉर्पोरेट्स ने भी बेहतरीन काम किया है, वक्त पे काम किया है। नाम गिन ले, टाटाज वाज द फर्स्ट टू एंटर। 1987 में टाटा हाउसिंग ने शुरू किया था अपना रियल एस्टेट का बिजनेस। 87, आज आप गिन ले कितने साल, 40 साल के ऊपर होने आ गए हैं। गोदरेज, उससे पहले बिरलाज है, आज रेमंड्स ने एंट्री की है। तो एक लंबी तवील लिस्ट है, कॉर्पोरेट्स भी इसमें हैं। तो ये कहना कि कॉर्पोरेट सिर्फ और सिर्फ लोकल प्लेयर्स या पार्टनर्स के तौर पर आते हैं, ये गलत है। आपके सामने सेबी के रिकॉर्ड उठा के देख ले, गोदरेज के कितने लोकल पार्टनर्स हैं, ये गिन ले, जवाब मिल जाएगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो ये एक माहौल खड़ा किया गया है कि डेवलपर कोई ख़ास एक ऑरा अराउंड द हेड लेके आता है, उसके सर पे एक चक्र होता है, वही डेवलपर हो सकता है, जो आम आदमी है वो डेवलपर नहीं हो सकता। इस पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये क्यों कर, और अगर ऐसा है, मान लें अगर ऐसा है, तो उन एंटी बैरियर को गिराया क्यों नहीं जा रहा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। जवाब देंगे सर? 100% दूंगा। पहली बात, गुलाम जिया सर ने बोला कि 10% मकान जो डेवलपर बनाते, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि आज अगर आप देखो जितने भी मेजर सिटीज में मकान है, इंडिविजुअल मकान से वो बना रहे, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जा रहे हैं, मतलब डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में हमसे जुड़े हुए, हम ही लोग बनाते हैं मकान, बाकी कोई नहीं बनाता है। दूसरी बात, इन्होंने जो बताया, मैंने ये नहीं बोला कि कॉरपोरेट नहीं आ सकता है, इन्होंने थोड़ा सा गलत ले लिया उसको। क्या हो रहा है कि आज ये लोकल जो नेटवर्क होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि हम तुरंत दुनिया के नज़र में आ जाते हैं। कितना भी आप बोलो लैंड का मामला होता है, तो लैंड के मामले में आपको लगता ही है, क्योंकि इसमें आज क्या होता है कि नॉर्मल आदमी, अगर मैं आपको बोलता हूँ चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, आप बिल्डर बन जाओ, नहीं बन सकते सर। क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का, क्योंकि कल उठ के आप मुझे बोलो कि मुझे बताओ कि आप बोलो कि कल उठ के आप एरोप्लेन चलाना सिखाओ, तो प्रॉब्ली अपनी वो ये नहीं है ना कि क्या बोलता है कि डीएनए नहीं है। तो आज नो डाउट 25 साल पहले ये जैसे बोलते हैं, आज ऐसा नहीं। आज तो सारे लोग आ गए ना डेवलपर सी। आज आप कॉर्पोरेट बोलते हो, आज हीरानंदानी को आप कॉर्पोरेट मानोगे या नहीं मानोगे, कल्पतरु को मानोगे या नहीं मानोगे, प्रेस्टीज को मानोगे या नहीं मानोगे, आज डीएलएफ है। आज कॉर्पोरेट क्या हो गया कि दूसरे बिजनेस में आया, इसलिए उसको कॉर्पोरेट बोल रहा है। मैं बोलता हूं कि हम सारे लोग आज कॉर्पोरेट के लेवल तक पहुंच गए, क्योंकि हर एक लोगों ने वो जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम डाली हुई है। एक बात से मैं जो गुलाम जिया सर को बोला ना, मैं चाहता हूं कि ये हमारे लिए लीड करे, क्योंकि हम तो लीड कर करके थक गए। अप्रूवल आज भी नहीं मिलता। अगर कोई बोले ना कि मैं अप्रूवल लेके आता हूं, मैं उसको जो चाहिए वो बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की। जब वर्ल्ड बैंक का फंडिंग था ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के टाइम पे, ये लोग ने सब ऑनलाइन वगैरह किया है, तो जो लेवल पे होना चाहिए वो नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी टाइम रीजंस दिए जाते हैं। उसके लिए मैं बोलता हूँ हम जिम्मेदार हैं, हमारे आर्किटेक्ट भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि वो टाइम आना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस लास्ट टाइम थे तो उन्होंने उसके अंदर काफ़ी पहल की थी, काफ़ी चीज़ हो भी गया था, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। अब वापस हम उनके साथ पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि क्या है कि जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी जिसके पास पैसा है और जिसके पास एजेंसी कर सकता है ना, वो अप्रूवल का होना ही नहीं चाहिए उसको प्रॉब्लम। अगर आप दुबई में जाओ या कोई भी बाकी कंट्रीज में जाओ, आप आपके प्लान डाले, आपको 30 दिन 45 दिन 60 दिन के अंदर वो बता देते हैं कि आपको ये आपके प्लान में ये कमी है, ये सुधार दो, बात खत्म हो गया, आप बिल्डिंग मान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने यहाँ पर वो एक विकसित सर्कल बना हुआ है। जो गुलाम साहब कह रहे हैं कि इस बात को काफी बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। ये लंबे समय पे ये बात उठी और एक हद तक शायद गुलाम साहब भी एग्री कर रहे होंगे, लेकिन क्या इसको आउट ऑफ प्रपोर्शन बताया जाता है कि अभी भी यही सबसे बड़ा हर्डल है और ये सरकार ही सबसे बड़ी विलन बन जाती है, अप्रूवल को रोकती है और फिर उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें होती है, अदरवाइज सब सही है? सर सरकार नहीं, इसमें मैंने क्या बोला, मैंने पहले तो अपनी तरफ उंगली दिखाई। ये क्या हुआ है कि ये आज टोटल एक सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम एक आदमी चेंज नहीं कर सकता है। ये आज क्या होता है कि टाइम से चेंज हो जाएगा। आज फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पे बोलना गलत है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर 25 साल पहले बोलो तो डेवलपर को अंडरवर्ल्ड की कितनी तकलीफें थी। आज जो लोग आए, नए लोग आए, उनको तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ये हालत थी कि जैसे किसी का भी फोन आया और फोन आकर बात करे तो सामने पता भी नहीं चलता है कौन बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है। ये बोलने जितनी इजी नहीं है ना, जो कि आज बाकी किसी भी इंडस्ट्री में, आज अगर समझो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए तो हिसाब के बाहर सारे फैसिलिटी दी जाती है, टैक्स बेनिफिट से पकड़कर उनके लिए तो बोलते हैं ना कि रेड कारपेट बिछाया जाता है। वेरिन जब इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि नेशन बिल्डिंग, हम चाहते कि अगर हम सच में नेशन बिल्डिंग कर रहे, तो जैसे मैं तो चाहता हूं कि हालांकि कोई सोचे कि ये गलत अपन सोच रहे कि अपने जवान जो बॉर्डर पे तैनात होकर अपनी सिक्योरिटी कर रहे, तो वो जो सिक्योरिटी कर रहे उसके लिए एसेट हम लोग बना रहे। आज वो लोग जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही हम भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये चीज आने लगे, क्योंकि 8 साल होने के बाद भी, रेरा के बाद, नो डाउट थोड़े लोगों के वजह से, और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि
मार्जिन अफोर्डेबल में इतना थिन मार्जिन है, अगर उसका प्रोजेक्ट किसी भी कारण डिले हो गया, आज अभी गुलाम जिया सर को मैं बताता हूँ कि 1 साल से हमको एनवायरनमेंट की परमिशन नहीं थी। एक सीधा आदमी चले गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गया, 1 साल तक एक भी एनवायरनमेंट की परमिशन नहीं। आप सोचो कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसको 1 साल तक अगर ये सारा चीज करना पड़े, उसकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। ऑफिस के आदमी लोगों को अगर समझो, मैंने बोला आज मेरा काम नहीं हो रहा है और मुझे पता नहीं ये 15 दिन में होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, मुझे नहीं पता, मैं आदमी लोगों को निकाल नहीं सकता हूं, मेरी तो कॉस्ट चालू है। मेरा कहना सिंपल है कि हमने ये चीज कर दिया, अप्रूवल अगर ईज हो जावे ना, जैसे गुलाम जिया सर ने बोला, ये सारे इंजीनियर लोग आ सकते हैं बिल्डिंग लाइन में। आज ये इन्होंने बताया, ये अगर ये प्रोफेशनल बन गए, क्योंकि इन्होंने चूज क्या किया कि हमको ये नहीं करना, और इन्होंने जब बताया, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ गुलाम जिया सर, आपने जो बोला ना क्वालिफिकेशन, हमारे लिए क्वालिफिकेशन थी, हमारी क्वालिफिकेशन ये थी कि एक गले में जाड़ी चेन, मोटी चेन सोने की, हाथ में रेडो की घड़ी, रेबन गॉगल, ये 3 हो गई, चौथी व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, तो पक्का डेवलपर, इसके सिवा बाकी कोई नहीं। ये क्वालिफिकेशन थी हमारी एक जमाने में, आज वो नहीं है। आज 100%, हालांकि मानो या ना मानो, हम लोग भी कॉर्पोरेट के हिसाब से हो गए, सब लोग मार्केटिंग के लिए जो मार्केटिंग एजेंसीज बोलो, हर चीज आज रेरा में हमको एवरी क्वार्टर हमारा जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करना ही पड़ता है, और हम सब लोग कर रहे हैं जी। इतना ही है कि जो जितना हमारे को, मतलब वो बोलते हैं ना कि हमारे, आप जो बोल रहे हैं ना, सरकार से ज्यादा हमको विलन बनाया गया है, विलन बनाया गया है, तो हमको विलन से हम बोलते हैं कि हमको आम आदमी बना दो तो भी बहुत। यहाँ बस एक पक्ष मिसिंग है, वो है सरकार का, वो भी होता तो शायद बात और थोड़ी क्लियर होती। उस पर मैं आना चाहता हूँ यहाँ पर। और पहली चीज़ तो डेटा के लिए, जब आपने मुझे चैलेंज किया डेटा को, मैं बता दूँ कि सारे टॉप 8 शहरों में जो मकान ओवरऑल बना के साल में बिकते हैं, वो 2.5 लाख से ऊपर मकान नहीं है जो आप और हम जैसे डेवलपर बनाते हैं और बेचते हैं। 2.5 लाख से 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन टाइम में। आपको पता है गवर्नमेंट के जो सारे डेटा है, अगर पीमे का भी डेटा देख लीजिए, ये इन्होंने 1.5 करोड़ मकान अगर पीमे के अंडर में गए हैं, उसके सामने डेवलपर का कंट्रीब्यूशन 3 लाख सालाना का हिसाब लगा लीजिएगा, आपको डेटा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, SLCC जिसकी बात चल रही है, उसमें 70% SLCC जो हम क्रेडिट जो CLSS सॉरी क्रेडिट लिंक जो स्कीम है, उसके अंडर में 70% बेनिफिशियरी लेड हाउसिंग है। ये डेटा है पीमे का। 70% बेनिफिशियरी लेड उसे कहते हैं, जैसे आप अपना मकान बनाना चाह रहे हो, आप बेनिफिशियरी हो, आप अपने मकान के लिए अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से वो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो, बेनिफिशियरी लेड। 70% बेनिफिशियरी लेड है अंडर पीमे 1, 2 तो अभी शुरू हुआ है। तो पहली चीज़ मैं डेटा में बताना चाह रहा था कि जो डेवलपर का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल हाउसिंग मकान बनाने के लिए जो है वो 10% से बहुत कम है। उस पर हम सेपरेट डेटा देख लेंगे। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट पक्ष की तरफ। इसी सेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था पिछली बार, नरेटको का जो बड़ा सेशन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ये अफोर्डेबल हाउसिंग सब्जेक्ट पर जो डिस्कशन हो रही थी, उसमें हमारे कुलदीप जी थे, IAS ऑफिसर महुआ, जो सेक्रेटरी हैं। उनके साथ जब हमारा पैनल डिस्कशन हुआ, उसमें राजस्थान के, गुजरात के, केरला के मंत्री IAS ऑफिसर्स थे, और उन सब ने, ख़ास तौर से राजस्थान वालों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया कि उनके पास कोई भी अप्रूवल अगर जाती है, अगर 3 महीने तक नहीं होती है तो ऑटोमेटिक अप्रूवल एक्सेप्ट की जाती है। ये चीज़ें रियासतों में हो रही हैं, पर उसका जिक्र नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कदर इनकलाब गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, लेकिन अगर उस चीज को हम कबूल कर लें कि गवर्नमेंट भी अपना रोल कर रही है, तो हमारे पास कोई विलन नहीं बचा जी। हमारे पास कोई विलन नहीं बचा। और आज हमें विलन चाहिए, और हम सारे गन्स ब्लेजिंग के भाई गवर्नमेंट का ही सारी खता उन्हीं की है, उनकी तरफ सही मसाइल हैं। GST 5% जो हुआ था, तब सारे इंडस्ट्री बॉडीज ही तो डेवलपर्स मिनिस्ट्री पहुंचे थे कि उससे पहले GST के सामने अलाउ, ये 18% GST थी और उसके सामने आपको रिबेट लेना अलाउड था, पर उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है, 5% की गई तो रिबेट हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट के भी तो हाथ बंधे हैं ना, वो भी तो देख रही है क्या क्या किया जाए। उनकी तरफ से तो पहल यही है। अगर आप महुआ के सेक्रेटरी से बात करेंगे, उनका पहला सवाल ये होता है, भाई हम इतना सब कुछ कर चुके, तो उसके बाद भी आप आ जाते हो।